ऑलराइट, अगर कोई आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इस तरह फाड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? आज के वीडियो में जानेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का बेस्ट 6 तरीका क्या है और यहीं पर मैं आपको बताऊंगी स्टैम्प ड्यूटी बचाने का तरीका भी। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का कई सारे तरीका है। अब गिफ्ट डीड बना सकते हो, रेलिंक्विशमेंट डीड बना सकते हो, व्हील बना सकते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हो, फैमिली सेटलमेंट डीड बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कौन से पर्टिकुलर परिस्थिति में कौन सा डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करें। देखिए, अब हर ओकेशन में एक ही कपड़ा पहन के तो नहीं जाओगे। जहां पर शादी है, जहां पर किसी का देहांत हो गया है, किसी का मुंडन है, तो क्या आप ये तीनों के तीनों इवेंट्स में एक ही कपड़ा पहन के जाओगे? नहीं ना। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट यूटिलाइजेशन इसका है। सबसे पहले सेल डीड। अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल डीड। सेक्शन 54 ऑफ द टीपीए यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब है ट्रांसफर किया जा रहा है पैसों के ऊपर बेस करके। लेकिन यहीं पर आकर के लोग फंस जाते हैं। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल डीड, ये दोनों सुनने में भले ही एक जैसा लगे लेकिन ऐसा है नहीं। उदाहरण से समझिए, सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा है जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले 10 लाख रुपए एडवांस करके एक अग्रीमेंट टू सेल बैनामा बना लेती हूँ। ध्यान रखें, ये सेल डीड नहीं है। और फिर 1 महीना बाद मैं 40 लाख रुपए और उनको दूंगी और उस पर्टिकुलर दिन को वो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, पूरा ओनरशिप मेरे पास आ जाएगा। और यहीं पर जिस पर्टिकुलर दिन को प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन रही हूं, उस दिन सेल डीड के थ्रू प्रॉपर्टी मेरे पास आएगा। इस दिन सब रजिस्ट्री ऑफिस में सेल डीड का रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों पार्टीज का सिग्नेचर होता है और फिर प्रॉपर्टी का राइट, टाइटल, इंटरेस्ट सब कुछ मेरे पास चला आ जाता है। मैं एब्सोल्यूट ओनर बन जाती। तो यहीं पर ये फॉर्मूला याद रखिए, अग्रीमेंट टू सेल प्लस सेल डीड का रजिस्ट्रेशन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ओनरशिप। इसका स्टैम्प ड्यूटी लगभग ये परसेंट से लेकर के ये परसेंट तक वेरी करता रहता है स्टेट के अकॉर्डिंग। यहीं पर मैंने आपको बोला कि स्टैम्प ड्यूटी बचाने का चक्कर क्या है। तो स्टैम्प ड्यूटी का क्या चक्कर है, जरा सुनिए। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि स्टैम्प ड्यूटी 0 लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी कुछ भी नहीं लगेगा। ये लोग बेसिकली आपको पागल बनाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी बिना पे करे अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो जब भी आप कोई ऐसा बात सुनोगे तो उल्टे पैर कट लेना, रन एज फास्ट एज यू कैन बैकवर्ड्स, क्योंकि हो सकता है आपके साथ बहुत बड़ी स्कैम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो यही पर्टिकुलर परिस्थिति में जरा सुन करके रखिए, गवर्नमेंट खाली नहीं बैठा हुआ है आपका प्रॉपर्टी बिना कोई स्टैम्प ड्यूटी, बिना कोई रजिस्ट्रेशन फीस के रजिस्टर्ड करवाने के लिए। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर अपना नाम दाखिल करवाने के लिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड पर अपना नाम पहुंचाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करना, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना आवश्यक है। और तो और अभी इसके बाद आपको क्या कराना पड़ेगा, म्यूटेशन कराना पड़ेगा, दाखिल खारिज। सेल डीड बन जाने के बाद इसको आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। प्रॉपर्टी हस्तांतर हो जाने के बाद यानी कि सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको दाखिल खारिज करवाना है ताकि आपका नाम परमानेंटली गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर चला जाए, रेवेन्यू रिकॉर्ड पर एंट्री हो जाए, ताकि इससे यह भी पता चले कि प्राइमा फेसी कौन ओनर है, किसके पोजीशन पर प्रॉपर्टी है, कौन इसको संभाल रहे हैं, कौन प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स वगैरह अभी पे कर रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का दूसरी मेथड गिफ्ट डीड बना सकते हो। गिफ्ट डीड के तहत प्रॉपर्टी का एकदम इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है। इमीडिएट मतलब अभी आपने गिफ्ट डीड बनाया और अभी प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में मान लीजिए कोई पिता अपने बेटा को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराए, तो ऐसे पर्टिकुलर परिस्थिति में गिफ्ट डीड बनाना बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है। डोनर और डोनी यानी कि एक दाता और एक ग्रहीता, सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों के बीच बिना पैसों के लेन देन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। अगर कोई पैसा यहाँ पर इन्वॉल्व है तो तुरंत उस गिफ्ट डीड को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है।
वॉलंटरली स्व इच्छा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। और यहाँ पर लगता है दो अटेस्टिंग विटनेसेस। हाँ, अगर प्रॉपर्टी ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर हो रही हो तो स्टैंप ड्यूटी बहुत कम लगता है, लेकिन ये बोलना कि गिफ्ट डीड में स्टैंप ड्यूटी लगता ही नहीं है, ये एब्सोल्युटली गलत है, लीगली इनएक्यूरेट है। इसका स्टैंप ड्यूटी लगभग ये परसेंट से लेकर के ये परसेंट तक वेरी करता रहता है स्टेट के अकॉर्डिंग। यहीं पर तीसरी तरीका पावर ऑफ अटॉर्नी, सबसे कॉमन कंफ्यूजन। हेलो सुनिए, पावर ऑफ अटॉर्नी का काम क्या है? मैं बताती हूँ। अथॉरिटी देना। ओनर किसी दूसरे पर्सन को अपनी तरफ से एक स्पेसिफाइड एक्ट करने का अथॉरिटी देता है। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी इक्वल्स टू क्या सेल डीड होता है? नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या मालिक बन जाना या ओनरशिप का ट्रांसफर होना होता है? नहीं। यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सूरज लैंप इंडस्ट्री के केस में कोर्ट ने बार बार कहा है पावर ऑफ अटॉर्नी एक एजेंसी का इंस्ट्रूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किसी को पावर दिया जाता है, वहां पर प्रिंसिपल एंड एजेंट का संपर्क होता है, यानी जो पावर दे रहा है वो प्रिंसिपल और जिनको दिया जा रहा है वो है एजेंट। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप में ही कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिससे प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर होता हो। तो यहीं पर अगर प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो एक घाटे का सौदा है। यहीं पर मेथड नंबर 4। और हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी का भी रजिस्ट्रेशन होता है। इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगभग इतना परसेंटेज आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का बेस्ट तरीका में से एक और तरीका है विल के जरिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना, यानी कि वसीयत लिखना। लेकिन वसीयत बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर्टी होना पड़ेगा। आप कोई जॉइंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं लिख सकते हो। मान लीजिए 4 को शेयर है, 4 पार्ट्स में बंटवारा, तो आप केवल बंटवारा के बाद ही, सेपरेशन के बाद आपको जितना शेयर मिला है उसका ही आप विल लिख सकते हो। पूरा 100% प्रॉपर्टी का विल आप नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर एक बार सेपरेशन हो जाने के बाद फिर वो अपना अपना सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी का रूप ले लेता है, एंसेस्टर से बन जाता है सेल्फ अक्वायर्ड। इसी पर्टिकुलर परिस्थिति में आप अपना पोर्शन का विल लिख सकते हो। और यहीं पर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खुद अपने मेहनत के कमाई से खरीदा है तो उस प्रॉपर्टी का आप एक एब्सोल्यूट ओनर होते हो। उस पर्टिकुलर केस में आपकी मर्जी, आप जो चाहो उस प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हो। तो यहीं पर अगर आप चाहते हैं मेरी लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी मेरे कंट्रोल में रहे, लेकिन मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी विल के अकॉर्डिंग डिवॉल्व हो, यहां आपको बनाना है विल। विल एक टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन है, यानी ये नॉर्मल लाइफ टाइम सेल या गिफ्ट नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, विल की रजिस्ट्रेशन जनरली कंपलसरी नहीं है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में विल का रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एकदम लोहा लाठ मजबूत डॉक्यूमेंट्स, एकदम सॉलिड डॉक्यूमेंट बनाना है मेरे विल को, ताकि मेरे गुजर जाने के बाद मेरे बच्चे आपस में प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ ना मरे, मारपीट ना करे, इसके लिए आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, वो मजबूत बन जाएगी। लेकिन हाँ, रजिस्टर्ड विल को भी चैलेंज किया जा सकता है और खारिज भी किया जा सकता है डूबियस सिचुएशन पाए जाने पर। अब आते हैं 5वीं मेथड, रेलिंक्विशमेंट डीड या रिलीज डीड। यह होता क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर किसी पर्सन का प्रॉपर्टी में एग्जिस्टिंग राइट्स, शेयर, इंटरेस्ट है और एप्रोप्रिएट लीगल सर्कमस्टेंसेस में वो अपना इंटरेस्ट रेलिंक्विश, यानी वो अपना शेयर छोड़ देना चाहता है, किसी और को दे देना चाहता है, तो वो बना सकता है रेलिंक्विशमेंट डीड। लेकिन ये डीड बनाने के वक्त हर टाइम एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, मेजर वार्निंग, रिलीज डीड को गिफ्ट डीड का चीप सब्स्टिट्यूट मत समझिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम रिलीज डीड रख देने से अपना राइट्स छोड़ देना या ट्रांजैक्शन लीगली रिलीज नहीं बन जाता। वॉलंटरीली करना, पार्टीज का सम्मति है या नहीं है, ये सारे चीजों को देखना पड़ता है। और ये कहना कि रिलीज डीड सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक जॉइंट प्रॉपर्टी में ही पॉसिबल है, ये कहना गलत होगा, लीगली इनएक्यूरेट होगा। इसका एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करता है एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ राइट्स एंड फैक्ट्स के ऊपर। यहीं पर 6th मेथड वो है सेटलमेंट डीड। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में हर एक फैमिली मेंबर्स को बुलाइए, चाय नाश्ता पर डिस्कशन कीजिए, हम लोग एक साथ में बैठ करके इसको लेकर के लड़ मरे, कोर्ट केस का चक्कर लगाते लगाते एकदम जिंदगी तबाह कर दे, या फिर आपस में मिल बांट कर सेटल कर लेते हैं, देखो तुम ये पोर्शन ले लो, तुम ये पोर्शन ले लो और तुम ये पोर्शन ले लो।
नहीं तो अक्सर मैंने देखा है कि ज्यादातर केसेस में बहुत बड़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के ही झमेला कोर्ट तक पहुंच जाता है। 30-30, 40-40 साल मैटर कोर्ट में लटक लटक करके चलता रहता है। तो यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जॉइंट प्रॉपर्टी ओन करते हो, आपस में एक दिन सब मिलकर के बैठ करके डिस्कस करो कि फैमिली सेटलमेंट चलो बना लेते, क्या मनमुटाव रख के क्या फायदा। रिश्ता को एक साथ में जोड़ के रखने के लिए आप ये कर सकते हो। तो यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काले वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली अरेंजमेंट्स के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किया था। एक जेन्युइन फैमिली सेटलमेंट डीड बोनाफाइड रूप में डिस्प्यूट को अवॉइड करता है, राइवल क्लेम्स को रिमूव करता है और पॉसिबल क्लेम एंड फैमिली पीस को प्रिजर्व करता है। फैमिली अरेंजमेंट ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर टर्म्स को रिटन में रिड्यूस किया गया है कि डॉक्यूमेंट्स मेयरली एंड ऑलरेडी कंप्लीटेड अरेंजमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, या डॉक्यूमेंट अपने आप में ही कोई राइट को क्रिएट कर रहा है या फिर एक्सटिंग्विश कर रहा है, दोनों सिचुएशन में लीगल कंसिक्वेंस सेम नहीं होता। देयरफॉर फैमिली सेटलमेंट इक्वल्स टू ऑटोमेटिक जीरो स्टैम्प ड्यूटी नहीं होता, और स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में आर्टिफिशियल फैमिली सेटलमेंट डीड बनाना सेफ लीगल एडवाइस नहीं होता है। तो अगर कोई इंसान उल्टा पुल्टा सजेशन दे रहा है तो तुरंत कट लीजिए वहां से। तो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉपर्टी सेल किया जा रहा है, पैसा इन्वॉल्व है तो सेल डीड बनाइए। कोई पिता अपने पुत्र या फिर कोई कन्या को प्रॉपर्टी देना चाहता है बिना कोई पैसों के लेन देन के, गिफ्ट डीड बनाइए, बेस्ट ऑप्शन। और प्रॉपर्टी को डेथ के बाद ट्रांसफर करना है तो विल बनाइए, और किसी को अपनी तरफ से एक्ट करने की अथॉरिटी देना है, पावर देना है तो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाइए। एग्जिस्टिंग राइट, इंटरेस्ट, शेयर छोड़ना है तो रेलिंक्विशमेंट डीड बनाइए। और जेन्युइन फैमिली क्लेम्स, डिस्प्यूट सेटल करना है, पीस को प्रिजर्व करना है तो फैमिली सेटलमेंट डीड बनाइए। यहीं पर मेरी वार्निंग, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में ये 3 चीजें कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। टाइटल, डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर। 20,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में अगर आपने गलत इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया और बाद में टाइटल डिस्प्यूट हो गया तो लिटिगेशन कॉस्ट उससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। और एक लास्ट लाइन याद रखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर में चीपेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं, करेक्ट डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।